लैंड इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर अस। जब तक आप उसमें वैल्यू एडिशन नहीं करें, 1 किलो लोहे की एक रिवॉल्वर बना दे तो 30 लाख रुपए की हो जाती है वो लोहे। तो वैल्यू एडिशन इज मस्ट है। अर्लियर दो बाइंग ए प्रॉपर्टी एज वाज 40-45 और वो कम डाउन होके जो 30-35 आ गई। इज देयर एनी मिथ नोएडा रियल एस्टेट के बारे में जो आप आज बर्स्ट करना चाहते हो? मनोज जी, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। तो मोर देन हाफ ऑफ माय रियल एस्टेट करियर मैंने स्टेट ऑफ यूपी को बहुत बैशिंग की है, फ्रॉम अ सेफ्टी पर्सपेक्टिव या रेड टेपिज्म या जो भी। बट लास्ट 7-8 साल में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कि इट मेक्स मी फील प्राउड एज एन इंडियन नाउ। आई जस्ट वांट टू गेट योर पर्सपेक्टिव ऑन ये क्या हुआ, इतनी जल्दी हो गया? हाँ नहीं, देखिए, अगर जो यूपी की बात करें, बेसिकली आई बॉर्न एंड बॉट अप इन यूपी एंड आवर फोकस जितना भी हमारे काम का है वो यूपी के अंदर ही है। एनसीआर के भी हम इसी पार्ट में ज़्यादा फोकस रहता है हमारा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे एंड गाजियाबाद। ट्रेडिशनली लास्ट 31 ईयर्स के अंदर हमारा फोकस यहीं रहा है। यहाँ सारी बिग टाउनशिप्स टू कमर्शियल टू स्कूल टू एजुकेशन, एवरीथिंग इज देयर। और हमने यहाँ पर सारे मौसम देखे हैं, जो है चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो, ब्यूरोक्रेसी का चेंज हो, जो है। लेकिन जो आप ये सही कह रहे हैं, जो 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 चेंज हुआ है, पहले सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट आई और फिर यूपी में योगी जी आए, जो है। तो योगी जी का जो वर्किंग स्टाइल था, पहले 3-4 साल तो उनको जो पुराना मैटर था उसको ठीक करने में लगा, लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से जो उसका असर आया, मेरे को लगता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आया वो परसेप्शन चेंज का आया। परसेप्शन चेंज ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जो है, हम हमेशा से अच्छे थे। दिल्ली के पास जो यूपी का जो टच है उसमें जो है, चाहे लैंड कह लीजिए, चाहे प्लानिंग कह लीजिए, चाहे पानी कह लीजिए, तो वो सब कुछ अच्छा था हमारे पास, लेकिन परसेप्शन नहीं था। परसेप्शन जो है, कुछ ऐसे काम हुए, गाजियाबाद का नाम क्राइम में सबसे ऊपर पहुंच गया एक बार एशिया के अंदर, जो है। नोएडा के अंदर जो इंडस्ट्रीज थे वहाँ पर जो है उनको प्रॉब्लम थी, लोकल प्रॉब्लम, कभी हड़ताल हो रही है, एक यामा में शायद कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया था, मर्डर हो गया था। तो उसके चक्कर में परसेप्शन के भाई हम, क्योंकि कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, कोई अपना आईटी पार्क खोल रहा है, कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ आता है, जो है उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। एंड ऑफ कोर्स द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सेकंड बड़ा लीप स्टेप हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन टाइम। और अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस की बात करें तो यहाँ पर से 4 या 5 एक्सप्रेस वे आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा एक लैक हम कहते थे, या जिसकी वजह से हम जो है थोड़ा सा जो है लेवल में नहीं आ पा रहे थे, स्पेशली गुड़गांव की मिलेनियम सिटी की बात करें तो दैट वाज द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप होता रहा, बट योगी जी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे ऑनरेबल पीएम ने उसको लेके जो है, जिस तरह से लैंड एक्विजिशन, क्योंकि लैंड इज द प्राइम थिंग फॉर एवरीथिंग, और 1300 हेक्टेयर लैंड को एक्वायर करना विदाउट एनी एजिटेशन, विदाउट एनी जो है हल्ला गुल्ला, जो है दैट इज ए बिग बिग थिंग। तो ये क्रेडिट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है कि उन्होंने किसानों को कंट्रोल करना है, तो वो लैंड अवेलेबल कराई। देन जो आज ज्यूरिक एयरपोर्ट ने जो है लिया, ज्यूरिक इज़ वन ऑफ द जो है फाइनेस्ट विद टेक्नोलॉजी एंड मनी एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, जो है ज्यूरिक। तो और सबसे बड़ी बात है, लोगों को अभी लग रहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होने जा रहा है। इसके पीछे की कहानी कुछ और है। ये केवल पैसेंजर्स का तो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, कितने लोग यहाँ से फ्लाइट लेंगे, क्या लेंगे, और होगा भी, जो है। जो इसके पीछे की कहानी है, दैट इज़ एयरपोर्ट विद एमआरओ। एमआरओ में बड़े जितने भी हमारे जो प्लेन्स हैं वो या तो सिंगापुर जाते हैं या दुबई जाते हैं, क्योंकि ये ख़राब होते हैं तब ठीक नहीं होते गाड़ी की तरह। ये इनको एक सर्टेन टाइम के बाद सारे पार्ट चेंज करने होते हैं। उसका कोई रिपेयर सेंटर हमारे पास एज सच नहीं है, जो है। तो वो एक एमआरओ जो है वो यहाँ पे सेटअप होने वाला है, और उसी के उसमें कंटिन्यूएशन में लेटर ऑन असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बिग एयरक्राफ्ट। तो अल्टीमेट गोल वाज दिस, जो है। उसकी वजह से जो एक इकोसिस्टम जो है, मैं उसको इस तरह से कंपेयर करता हूँ कि जैसे मारुति ने गुड़गांव को चेंज किया, मारुति एक बड़ा प्लांट लाया, उसकी वजह से कम 700-800 उसकी एंसिलरी यूनिट्स के प्लांट लगे। कोई तार बना रहा है, कोई स्विच बना रहा है, कोई पेंट बना रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना के पास है कि दे आर द प्लांट सिटी।
यहाँ पर पहले लैंड एक्वायर हुई है, फिर मास्टर प्लान बना है, फिर सारी सोशल टू इंफ्रास्ट्रक्चर टू एवरी सर्विस हुई है, फिर बिल्डिंगें बनी है। अनलाइक गुड़गांव, मैंने कल भी ये बोला कि वहाँ पहले शहर बस गया ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दिल्ली, दिल्ली ऐसा कोई नहीं है, और फिर उसके बाद वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी हो रही है, कहीं जगह है कहीं नहीं है, लैंड एक्वायर नहीं हुई है। तो वो एक जो एडवांटेज अपने पास है नोएडा, ग्रेटर नोएडा का, मेरे ख्याल ये एकदम से ये सिनेरियो को चेंज करता है और ये इसको लीप में आगे रखने वाला। एंड सेकेंडली एवरीथिंग जो है, द लैंड इज़ द बेसिक थिंग फॉर एवरी प्रोजेक्ट। तो यमुना एक्सप्रेसवे आज की डेट में जो लैंड बैंक के मामले में शायद इंडिया में कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसके पास इतना बड़ा लैंड नोटिफाइड एरिया लैंड हो। पूरा कंप्लीट एक्सप्रेसवे नोएडा टू आगरा 160 किलोमीटर इज ए नोटिफाइड एरिया। तो कोई प्राइवेट डेवलपमेंट वहाँ हो नहीं सकता, एवरीथिंग शुड बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिवन टू एज पर द प्लान। तो ये कुछ एडवांटेज जो है इसको जो है आने वाले टाइम के अंदर जो है वो एक अलग उसमें रखते हैं। और यूपी एज ए होल जो आप इन्वेस्टर समिट्स देखें जो है उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आया, तो खाली ये नहीं हो रहा कि आप इन्वेस्टमेंट का एमओयू करें, इन्वेस्टमेंट के एमओयू को जो है आपने प्रैक्टिकली कितना जो है एग्जीक्यूट किया, वहाँ तक जो है हो रहा है। और उस पूरे अगर हम बात करें, शायद पिछली बार 3 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़ के थे, उसमें मोर देन 40-50% इज फॉर एनसीआर, दिस एरिया नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे। सो देन एम आई अलाउड टू से दैट दिस इज द चाइना ऑफ इंडिया? इतना इंफ्रा बन रहा है, इतने रोड्स बन रहे हैं। चाइना ऑफ इंडिया या यूएस ने जिस तरह से स्मार्टली अपने को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और अपने को डेवलप किया, चाइना में भी आप देखें जितने भी उन्होंने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और हाईवे, एयरपोर्ट, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे एक और एडवांटेज है कि पूरा ड्राई पोर्ट जो है दादरी टू मुंबई, आपकी डायरेक्ट गुड्स ट्रेन, डबल डेकर गुड्स ट्रेन, वो एक जो एडवांटेज इसके पास होने वाला है। तो इंफ्रा ऑलवेज जो है रेप्लिकेट तो जो है चीज़ों को जो है करने में, तो मेरे ख्याल, और जो जिस तरह से पिछले 5 साल के अंदर इंडस्ट्री, मोर देन 90,000 इंडस्ट्रीज़ को लैंड अलॉट हुई है विद द कंडीशन ऑफ 5 ईयर ऑपरेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज लैंड विल बी टेकन बैक, क्योंकि दैट इज़ नॉट बाय ऑप्शन, दैट इज़ बाय द अलॉटमेंट प्रोसेस। मिनिमम रेट के ऊपर इंडस्ट्रीज़ को, आईटीज़ को लैंड दी गई है, बड़े प्रोजेक्ट्स को दी है, फिल्म सिटी टू दिस टॉय सिटी टू मोबाइल सिटी एंड लॉजिस्टिक हब्स जो है, वेयर हाउसिंग हब्स, इन सबको जो है फोकस करके ये दिया हुआ सबको लैंड दी है। तो मेरे ख्याल अगले 5 से 6 साल जो है इस पूरे एरिया को जो है आप एक नया वो यूपी देखेंगे। आज भी मैं शायद न्यूज़ पढ़ रहा था कि शायद सरप्लस सीएजी की रिपोर्ट है, सरप्लस मनी में यूपी शायद सबसे नंबर 1 उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि सरप्लस मनी। यहाँ तो कभी सुनते थे पैसा ही नहीं होता था गवर्नमेंट के पास जो है, और अब हम सरप्लस मनी में भी टॉप, इंडिया के टॉप जो है स्टेट की बात कर रहे हैं। So this transformation is very, very big and very, very positive there. So since we spoke about Noida and since we spoke about transformation, एक हेडलाइन न्यूज में लेके आए आपके लिए। 2020 में हमने नए सेल्स, न्यू होम सेल्स का डेटा निकाला। It was around 9,000 crores worth of new housing sales. 2024, it was 38,000 crores. That's 4 times. भाई ऐसा क्या हो गया? इज द सेम रीजंस कि ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं यहाँ पे लोग या बड़े घर ले रहे हैं? सर क्या, व्हाट इज? ऐसा कुछ नहीं हुआ, वही पॉपुलेशन का एक बढ़ने का एक ग्रोथ है, लोगों के पास पैसे भी ऐसा नहीं है कि एकदम से जो है वो बहुत ज़्यादा आ गए। ये हुआ बिकॉज ऑफ द जो कोविड के अंदर जो एक माइंडसेट चेंज हुआ लोगों का घर के लेके। जब लोग घर में 2 से 3 महीने बंद रहे, हमारे को भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि भाई ये हो क्या रहा है, एकदम से ये डिमांड, एकदम से बड़े घरों की डिमांड, एकदम से जो है बड़े लग्जरी घर, कॉमन एरिया, ये हो क्या रहा है जो है। तो देन वी स्टडी डीपली कि भाई ये क्या है। तो देन जो साइकोलॉजिकल चेंज आया कोविड से पहले, पूरे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट सेल कहीं हो नहीं रही थी, लोग घर ही नहीं खरीदना चाह रहे थे। यहाँ तक हो गया था कि भाई 10-15 हज़ार में किराए पे मिल जाता तो वाई शुड आई इन्वेस्ट जो है, यहाँ तक की बात हो गई थी। लेकिन कोविड में जब लोग 2-3 महीने अपने घर में बंद रहे और बंद होने के बाद एक एक कोना घर का उन्होंने जिया, तो और वो घर ही काम आया, ना तो उनका शेयर मार्केट काम आया, ना कार काम आई, ना कुछ आए। और पहली बार शायद इतने टाइम तक सारा परिवार एक साथ रहा, तो फिर बड़े घर की ज़रूरत महसूस हुई। देन उसके बाद जो है वर्क फ्रॉम होम, एजुकेशन फ्रॉम होम, एक न्यू नॉर्मल जो है वो हो गया कि भाई उसके लिए भी मेरे को एक अलग कमरा चाहिए।
देन थर्ड एक बड़ी साइकोलॉजी प्ले करी कि जो कोविड के अंदर भी हम बिल्कुल लॉकडाउन था, कोई बाहर आता जाता नहीं था, हम लगभग 650 फ्लैट हमने सेल किए ऑनलाइन वाओ। विदाउट मीटिंग एनीबॉडी, क्योंकि प्रॉपर्टी बिना देखे कोई खरीदता नहीं। तो उसका भी हमने एनालिसिस किया कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो हुआ इसलिए कि जो बिहेवियर था सोसाइटीज़ के अंदर टुवर्ड्स ओनर एंड टुवर्ड्स टेनेंट, वो डिफरेंट था। तो टेनेंट्स को बहुत बुरा लगा कि उनके साथ एक तरह से सौतेला व्यवहार टाइप हो रहा था कि वो ओनर नहीं है, और ओनर्स के लिए एक अलग सेट ऑफ रूल्स और टेनेंट्स के लिए एक अलग सेट ऑफ रूल्स। तो उसकी वजह से भी ये जो है चीज़ जो है वो ड्राइव हुई। और उसके बाद से जब प्राइजेस बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि 2020 से पहले सब लोग जो है बिल्कुल कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए लोएस्ट प्राइस पे दे रहे थे। वो ऑल्दो हम हमेशा कहते थे वो भी प्रैक्टिकल वो प्राइस नहीं थी, क्योंकि वो सब लोग अपना कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए उस प्राइस पे बेच रहे थे, जिस पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसी पे बेच रहे थे। तो वहाँ से एप्रिसिएशन शुरू हुआ, तो डबल फ़ायदा हो गया, मेरे को बड़ा घर भी मिल रहा है और मेरी जो है एप्रिसिएशन भी हो रही है। और दिस इज़ रियल, इसका नाम ही रियल एस्टेट है। इट इज़ एक्चुअल, इट इज़ नॉट पेपर्स कि मेरा शेयर पेपर्स में कन्वर्ट हो गए या मेरा पैसा बैंक में रखा है तो बैंक की बैठ गया। तो वो चीज़ें भी लोगों का जो माइंडसेट चेंज हुआ, तो वो एक इसको टोटली ट्रांसफॉर्म जो है वो कर दिया। प्लस जो है यंगर जनरेशन, जो लोग जो है 95 के पास पैदा हुए, वो अब 25 से 30 साल के हो रहे हैं और वो अर्निंग स्टेज में आ रहे हैं। तो हम अपना डेटा भी देखते हैं कि अर्लियर दो बाइंग ए प्रॉपर्टी एज वाज 40-45, श्योर। वो कम डाउन होके जो 30-35 आ गई। या तो यंगर लोग जो है वो जनरेशन तेजी से वो लेने लगे। एक कोविड में जो है लोगों ने अपनों को बहुत खोया, अपने अपने रिश्तेदारों को। तो लाइफ के लिए जो एंगल चेंज किया कि यार जो है उसको जी लो, जो पैसे हैं वो जी लो। जो हमारी पुरानी इंडियन टेंडेंसी थी कि बचा के रखो मेरे बच्चों के लिए, पोतों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं बड़े लोगों ने भी डिसीजन लेना सीख गया, यार लाइफ का कुछ पता नहीं है, तो लाइफ को अच्छे से जियो, अच्छे खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे घर में रहो। तो ये पता नहीं कल क्या हो, क्योंकि लोगों ने अच्छे खासे लोगों को एकदम से सडनली खोया। खुद का नहीं खोया तो किसी रिलेटिव का खोया, आस पड़ोस में खोया, तो उसने भी बहुत इसको चेंज किया। तो आप जो ये जितना एक आपके पास डेटा आता है, नंबर चेंज हो रहा है, तो उसके पीछे ये कुछ रीजंस मेरे को जो समझ में आते हैं, लोगों से बात करके आते हैं, तो ये एक चीज़ों को ड्राइव कर रहा है। और दिस विल कंटिन्यू नाउ, द इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, लोगों के पास पैसा भी आ रहा है। जो है कोविड में 2-3 साल लोगों ने कुछ खर्च नहीं किया, उसका भी फ़र्क पड़ा। जो है जनरेशन चेंज हो रही है, पहले घर में एक अर्निंग मेंबर होता था, आज घर में मिनिमम 2 या 3 अर्निंग मेंबर्स हैं, उसका भी फ़र्क पड़ रहा है। तो वो आप अगर डेटा आप एनालिसिस करते हैं तो हाउसिंग लोन का जो नंबर है, पहले जहाँ 10-20 लाख रुपए का हाउसिंग लोन होता था, वो सडनली जंप होके जो है 70 लाख 1 करोड़ रुपए के नॉर्मल हो गए कि इतने लोग हाउसिंग लोन ले रहे हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग्स भी बढ़ी है और बड़ा घर चाहिए। श्योर। नहीं, इवन गॉड सिटी, you must have launched at what price? 1500 रुपए per square foot? हमने शायद 1800 और 2000 रुपए पे। And what is it today? टुडे इज 10,000 12,000। Now these things don't happen again and again in India. These are those ये मतलब ये फिनोमेना तो खैर हुआ ही है। कोई चीज़ इट्स ए नेचुरल स्प्रिंग को जितना दबाओगे और छोड़ोगे तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले डिमांड एंड सप्लाई उल्टी हो गई कि बहुत ज़्यादा सप्लाई एकदम से आ गई, बीच में कुछ कोर्ट ऑर्डर्स हुए तो सारी चीज़ें रुक गई। फिर जब वो ओपन हुआ तो एक साथ ही ओपन हो गई। मतलब हमारे पास भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एकदम से सडन के एक साल में हमने 14,000 हाउसेस का पोजीशन दिया। नहीं तो क्या होता था, हर साल जो है 2-3 हज़ार बनते रहते थे, डिलीवर होते रहते थे। वो क्या हुआ, एक जगह रुक गए और रुकने के बाद फिर वो एक साथ फिनिश हो गए। तो इतना बड़ा चेंज जो है, तो वो यहाँ पर भी हुआ कि सारे घर एक साथ बन गए। खासकर नोएडा एक्सटेंशन एक अफोर्डेबल हाउसिंग ऐसी बना है जहाँ 3.5-4 लाख मकान जो है वो बने। मेरे ख्याल पूरे एशिया में कहीं ऐसा नहीं होगा कि 4 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 4 लाख मकान हो और वो सारे मल्टी स्टोरी या 2 बेडरूम और 3 बेडरूम जो है। तो उसने जो है सबके कैश फ्लोज जो है वो हिला दिया। जो कंपनी कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए अपने रेट से भी कम में उन्होंने बेच के सर्वाइव किया, तो उससे भी उनका जो है जिस रेट पे लिया और सडनली 2-3 साल के अंदर वो 2x 3x अब तो और ज़्यादा जो है हो रहा है। तो वो भी एक लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव जो लगा। तो इस वजह से भी रियल एस्टेट की डिमांड जो है वो कंटिन्यूस बनी हुई है। If I can request you to remove the hat of
Manoj ji the developer and become Manoj ji the Indian or state of UP के citizen. Just an अभी developer नहीं और आपको अभी हम we'll give you 10 to 15 crore rupees. Where in Noida would you invest? I'll give you 5 options. Land, warehouse, office, घर या एक retail दुकान, a high street shop. Where would Manoj ji invest if he's not a developer? आई थिंक नोएडा क्योंकि लैंड पर से अवेलेबल बहुत कम है जो है, तो अगर कोई अच्छा रेजिडेंशियल प्लॉट मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल वांट टू इन्वेस्ट इन, क्योंकि प्लॉट्स का इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ होता है और कभी भी आप उसे कैश कर सकते हैं, तो प्लॉट वाला नंबर 1 चॉइस होती है जी. शॉप डेफिनेटली अगर वो किसी सेक्टर शॉप है, नॉट इन अ मल्टी स्टोरी और मॉल की जगह जो है, आई विल इन्वेस्ट इन, क्योंकि वो डेली नीड पूरा करती है, तो उससे आपका बिजनेस रिकरिंग बिजनेस जो है बहुत होता है, तो अगर पैसे बचेंगे तो उसके बाद मैं शॉप के अंदर उसके अंदर जो है डेफिनेटली उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और कोई भी फ्लैट में भी जहाँ प्री लॉन्च हो रहा हो, प्री लॉन्च इज़ द मिनिमम, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो है ट्रेडिशनली हमारे फोर फादर से भी जो है कि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि जो फैक्ट्री में नहीं बन सकती, तो प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट जो है, क्योंकि मैं खैर अभी आपने बोला कि रिमूव द हैट ऑन द अदरवाइज ऑल्सो माई फ्रेंड्स माई रिलेटिव्स जो कि इस लाइन में नहीं है, उनकी जो प्रॉस्पेरिटी चाहे इवन खेती की लैंड से भी, खेती की लैंड की भी, एग्रीकल्चर लैंड की भी जो मल्टीपल फोल्ड उनकी जो है इनकम बढ़ी है, खेती से भी बढ़ी है और लैंड की प्राइस से भी बढ़ी है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी जो है बहुत, तो ऑलवेज जो है आई एडवाइज और माई सेल्फ भी कि भाई प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन किस शहर में आप रह रहे हैं और उस शहर का क्या ट्रेंड है, हॉरिजेंटल डेवलपमेंट है या वर्टिकल डेवलपमेंट है। जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा इज़ ऑल वर्टिकल, हॉरिजेंटल इज़ वेरी फ्यू और अदरवाइज बहुत एक्सपेंसिव हो गया। सो एक बहुत पॉपुलर डेवलपर है, नाम नहीं लेते हैं, उन्होंने मुझे एक द डायलॉग, and I have not forgotten that dialogue for many years. He said, Abhishek, जब मैंने लैंड खरीद के उसमें कुछ नहीं बनाया तो मैंने ज्यादा पैसा कमाया, और जब कुछ बनाया तो बैंकर्स मेड मनी। आप भी उसी कैंप में हैं? नहीं मैं उस कैंप में नहीं हूँ, क्योंकि देखिए ये कंपैरिजन करना तो बहुत आसान है। जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पर जो है हमने शायद से पहली लैंड 6,000 रुपये मीटर में ली, ठीक है, उसके बाद यहाँ का रेट 3 लाख रुपए मीटर तक हो गया। तो मेरा मानना ये है कि 6,000 से जो है 2 लाख या 3 लाख रुपए मीटर लैंड तब पहुंची जब इसके ऊपर हमने डेवलप किया। अगर सारे लोग ऐसे ही सोचने लगे और कुछ डेवलपमेंट ना हो तो लैंड के रेट भी नहीं बढ़ेंगे। तो ऑलवेज वैल्यू एडिशन करके ही जो है आपको जो है मिलता है। तो हमारी फिलॉसफी दूसरी रही है कि लैंड इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर अस। एक्स रेट के लैंड जब तक आप उसमें वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, आप 1 किलो लोहा है, लोहे की कीमत 60 रुपये है, लोहे को अगर आप किसी यूटेंसिल्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप जितना वैल्यू एडिशन 1 किलो लोहे की एक रिवॉल्वर बना दे तो 30 लाख रुपए की हो जाती है वो लोहे। तो वैल्यू एडिशन इज मस्ट जो है वो दैट इज ऑल टुगेदर ए सेपरेट बिजनेस, दैट इज नॉट रियल एस्टेट। वो आप ठीक है, आप कीप ऑन इन्वेस्टिंग बाई द सीइंग के मास्टर प्लान कहाँ बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ आ रहा है, तो वो एक बड़ा पेशेंस वाला काम है। हमारे जैसे लोग, और मैं अपने सारे फेलो डेवलपर्स को भी क्रेडाई में कहता हूँ कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ट्रेडिशनली अपने बाप दादाओं का पैसा नहीं है। वी आर द फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन, हम बोरो कर रहे हैं। बोरो करके लैंड बैंक नहीं बनाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द डेवलपर का अगर आप फेलियर देखेंगे तो उन्होंने बोरोइंग मनी से, इंटरेस्ट वाले मनी से लैंड बैंक बनाने की कोशिश करी बाई सीइंग दिस के यार अगर मैं 5 साल पहले खाली लैंड लेके लैंड बेच देता तो चली जाती। वो लैंड लेके लैंड ऊपर और नीचे दोनों ही आती है। हमारा काम है कि डेवलप करना, तो वो वाले मेरा फोकस, आई एम नॉट विद दैट। और ट्रेडिशनली हमने कभी लैंड बैंक बनाया ही नहीं, शायद मतलब हो सकता है घाटा भी रहा हो, लेकिन हमारे को फ़ायदा ये रहा कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो टाइमली कंप्लीट होते रहे और नई अपॉर्चुनिटीज़ को हम इजीली जो है ग्रैब करते रहे, चाहे थोड़ा महंगी भी मिली तो उससे फिर हमने उसको, महंगी मिली है तो महंगी बिकेगी, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो लैंड बैंक के जो है डेवलपर्स के स्पेशली, और अगर आपके पास पैसा सरप्लस है, आपका प्रॉफिट है, आप ठीक है लेके डाल दो। एक आध लैंड बाई चांस हमारी भी ऐसे रह गई। देहरादून में 2006-07 में एक लैंड ली थी, तब वो देहरादून के बाहर थी।
आज वो लैंड जो है 300-400 टाइम्स हो गई, वो शहर के बीच में आ गई। तो दैट इज़ वन ऑफ द केस, बट एज ए बिजनेस देन ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट बिजनेस। Sure. देन आप रियल एस्टेट छोड़ दो, आप लैंड असेंबली करो, उसके सारे एनओसीज लो, बाउंड्री करो, उसके सारी करो, देन गिव इट टू सम गुड डेवलपर ऑफ दैट एरिया कि भाई आप मैंने सब कुछ ठीक करके दे दिया है, यू स्टार्ट इट, ही इज रेडी टू पे 10% मोर। बहुत Sure. सारे लोग कर रहे हैं ऐसा जो है, तो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बिजनेस। इज देयर एनी मिथ नोएडा रियल एस्टेट के बारे में जो आप आज बर्स्ट करना चाहते हो? आप परसेप्शन की बात की है, एंड परसेप्शंस मैटर। तो ऐसा कोई मिथ है जो आप यू नो टेल एवरीबॉडी कि ये गलत है? मेरी बात सुनो। नहीं, पहले एक मिथ हो गया था कि कोई भी चीफ मिनिस्टर अगर नोएडा विजिट करेगा तो वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, और हाँ। 2-3 बार ऐसा हो भी गया। जी। मायावती जी आई तो वो दोबारा रिपीट नहीं हो पाई, राजनाथ सिंह जी के टाइम से शुरू हुआ था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, सो योगी जी ने उसको तोड़ा। योगी जी कितनी बार जो आए और उसके बाद वो रिपीट भी किए। तो ऐसा मिथ वगैरह कुछ मैं तो खुद बिलीव नहीं करता। मैं अपने जो है कर्मा में बिलीव करता हूँ कि अगर आपके जो है काम ठीक है, आप मेहनत से, ईमानदारी से जो है काम कर रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनली हमारे सब शास्त्रों में भी लिखा है, हमने फादर्स को भी देखा है, अपने सबको देखा है, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरी उठा के देख लो, तो उसमें 2-3 बेसिक चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी कि आप कितने ईमानदार हैं अपने काम के लिए, आपका बिहेवियर क्या है, आपकी अप्रोच क्या है जो है। तो वो बेसिक चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये मिथ वगैरह का मैं नहीं मानता जो है, क्योंकि ये तो सब टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। कभी रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूँ, जैसे लाइक ए साइन वेव, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, लेकिन हम इस सभी साइन वेव में हम सर्वाइव कर पाए बिकॉज हमने अपना बेसिक्स कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि जो मकान बनाए वो अफोर्डेबल कैटेगरी के लिए बनाए, हमेशा जो है एंड यूज़र फोकस अप्रोच हमारी रही। हम कभी भी जो है किसी शॉर्ट टर्म गेन के लिए किसी इन्वेस्टर के पास नहीं गए, और उसका फ़ायदा हमारे को ये हुआ कि एंड यूज़र का क्या था, उसके लिए जैसे जस्ट लाइक पहली मारुति कार लोग लेते थे स्कूटर से चेंज करके, उसको पहला घर चाहिए था, उससे पहले वो रेंट पे था या जॉइंट फैमिली में था। उसने अपना घर लिया, 25 लाख 30 लाख रुपए का घर बनाते थे हम जो है, उसमें से 20-25 लाख रुपए हाउसिंग लोन लिया, 4-5 लाख रुपए अपने डाले और सामान बांध के बैठा है। जिस दिन घर लिया 95% से ज़्यादा लोग घरों में शिफ्ट हो गए। उसे मतलब नहीं है पिंक स्लिप क्या हो गई, अमेरिका में क्या हो गया, लिमन ब्रदर्स में क्या हो गया, किसकी नौकरियां चली गई, उसे कोई मतलब नहीं है। ही इज़ फोकस्ड। ज़्यादातर लोग जॉब करते थे, उसको अपना घर चाहिए। तो उसका हमें कभी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा कि मास कैंसलेशन हो गई या बिके ही नहीं जो है। तो जो लोगों को चाहिए, आज भी वही कर रहे हैं कि भाई लोगों को चाहिए क्या? जो लोगों को चाहिए क्या, हम उस अब फ्लेक्सिबल हैं, तो अपने आप को हमने हमेशा फ्लेक्सिबल रखा। कभी 4 बेडरूम डिज़ाइन कर लिए, डिमांड नहीं आई तो उसको 2 में कन्वर्ट कर दिया, 2 को 3 में कन्वर्ट कर दिया। छोटे घर चाहिए, कभी बड़े घर चाहिए, फैसिलिटीज़ क्या चाहिए। टाइम को बहुत जो है वो किया, ऑलवेज इन्वेस्ट इन द टेक्नोलॉजी जो मेरे टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट का टाइम कम कर सके, उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ। इन 2012 जब हमने गॉड सिटी लिया तो वहाँ पे लगभग 30,000 हाउसेस बनाने थे, और सब 25 स्टोरी, उससे पहले सब 10-12 स्टोरी बन रहे थे। तो वी इन्वेस्टेड इन द टेक्नोलॉजी, मोर देन 150 करोड़ रुपीज़ कोरिया से टाई अप किया, स्पेशल शटरिंग मंगाई। तो जो टाइम जो है 4.5 साल टिपिकल टाइम था एक 25 स्टोरी बिल्डिंग को कंप्लीट करके, उसको 2 साल को लेके आए। दैट्स वाई वी करोड्स ऑफ स्क्वायर फीट जो है हमने डिलीवर किया। तो वो एक चीज़ रही, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, कॉस्ट को कंट्रोल किया। तो वी नेवर बिहेव लाइक ए डेवलपर लाइक बॉम्बे, जहाँ पे मार्जिन्स एबनॉर्मल मार्जिन्स होते हैं। वी ऑलवेज वर्क, मैं बहुत जगह कहता हूँ, लाइक ए डिग्निफाइड कॉन्ट्रैक्टर के एक्स अमाउंट मिला वही उसमें ऐड किया, और एक मिनिमम अमाउंट के साथ, बट वॉल्यूम को हमेशा मेंटेन रखा। तो वॉल्यूम ने हमारे को हमेशा बचा के रखा कि कोई भी साइकिल आया तो हम उसमें सर्वाइव कर गए। तो मनोज जी ने सबसे अपने रियल एस्टेट करियर में व्हाट इज द बोल्डेस्ट स्टेप यू हैव टेकन कि अभी लेना बाकी है? ऐसा भी हो सकता है। नहीं ऐसा मैं बोल्डेस्ट तो कुछ नहीं, हम तो जो रतन टाटा या किसने बोला कि पहले फैसले ले लेते हैं, उसके बाद उसको सही करने में लग जाते हैं। हम बोल्डेस्ट स्टेप ये कह सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं, इसमें 440 फ्लैट्स है, इससे पहले हमने एक बड़ी सबसे बड़ी बनाई थी 700 फ्लैट। इसको करते करते एकदम अचानक से जो है हमें जो है गॉड सिटी का मौका मिला, जहाँ सडनली जो है थाउजेंड्स ऑफ फ्लैट बनाने थे। तो वो जो एक जंप थी पूरे ग्रुप की जो है कि वो, जहाँ आप जो है 1000 भी नहीं बनाए कभी आपने, और सीधा आपने मैंडेट ले लिया जो है 25,000 30,000 मकान बनाने का, वो भी कंप्लीटली बिल्ट अप टाउनशिप, नो प्लॉटिंग नथिंग जो है। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। उसमें बहुत सारे
टफ टाइम भी आया, कोर्ट का एक बार सब कुछ पैसे लगे हुए थे और कोर्ट ने 2 साल के लिए काम रोक दिया, तो दैट वाज द टफेस्ट टाइम। लेकिन जो हमने बेसिक्स को कभी नहीं छोड़ा कि कंस्ट्रक्शन को टाइमली करना है, जो जो बातें बोल दी वो करना है, प्रोजेक्ट को किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। एंड द बिगेस्ट थिंग जो हमने 31 ईयर्स में अपने रखा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो है कभी भी जो पैसा लिया वो टाइम से वापस कर दिया, चाहे कोई भी टाइम रहा हो। इवन कोविड के टाइम में भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कभी रिस्ट्रक्चरिंग कराई हो, कोई इंस्टॉलमेंट दे। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का फ़ायदा हुआ कि साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई। बैंक को बैंक का पैसा मिल गया, लोगों को घर मिल गया, अथॉरिटी को पैसा मिल गया, हमारा पैसा वापस आ गया और नए प्रोजेक्ट के लिए दोबारा से एवेन्यू ओपन हो गए। तो वो चीज़ें जो है, यू मेक इट साउंड वेरी सिंपल। हाँ सिंपल। आदमी जो है सिंपल चीज़ से करना ज़्यादा प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में चला जाता है। अगर आदमी सिंपल रहे तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेटर है। So that brings me to my last question and this is my favorite question. ये मैं सबको पूछता हूँ। तो मनोज जी, ऐसा है कि हमें ना as the CEO of CRE Matrix, I get invitations to speak at various forums. Some in India, some even abroad. Okay. जब मुझे बाहर जाना होता है तो I have to sell India, brand India. And I have to sell brand Gurgaon sometimes. फिलहाल डिस्कस करेंगे ब्रांड नोएडा। मुझे आपसे हेल्प चाहिए। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं ऐसी क्या चीज कहूं जिससे 3 चीज के लिए मुझे बेचना इजी हो जाए। प्लीज हेल्प मी सेल ब्रांड इंडिया, ब्रांड नोएडा एंड ब्रांड गॉर्सन्स। व्हाट वुड यू से? देखिए, इंडिया की अगर बात करें तो मैं भी बहुत पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया हूँ। जो इंडिया के अंदर एक बात है वो पूरे वर्ल्ड में हमें कहीं नहीं दिखती। जो इसके अगर आप ट्रेडिशन, एक बार किसी ने बताया कि जो हमारी हिंदी भाषा के शब्द हैं, अगर उन शब्दों का अगर मैं हिस्ट्री निकालूं तो उन शब्दों को डेवलप होने में मिनिमम 4 से 5 हज़ार साल लगे होंगे। जिस लैंग्वेज को हम बात करते हैं, जैसे हमारी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज ही है, तो अगर का खा गा की बात करें तो ये सब जो है हमारे टंग से रिलेटेड है। अभी नई चीज़ हमने एक बार करी, अभी अब हमारे को मौका मिला स्कूल के अंदर, तो हमने एक जो है अपना वेदों का एक स्कूल शुरू किया जहाँ बच्चे वेदों की पढ़ाई करते हैं। तो उसमें पता लगा कि एक वेद को पढ़ने में 24 साल लगते हैं। एंड सो डीप एंड सो टेक्निकल कि अगर आप यहाँ हाथ लगाओगे तो आपकी टंग ऊपर जाएगी, आप यहाँ हाथ लगाओगे, एवरीथिंग सो टेक्निकल कि आप, और इतनी नॉलेज है कि आज आप चाहे उसमें स्पेस की बात कर लो, चाहे आप एटम की बात कर लो, और चाहे आप अपने पुराने उसकी बात कर लो, चाहे मिसाइल की बात कर लो, एवरीथिंग वाज इन दैट। और कभी हमारे इंडिया में जो है 1.25 लाख गुरुकुल हुआ करते थे। अभी जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया तो अपना वो 74th निकला, मतलब आज केवल 74 ही पूरे इंडिया में रहे। तो जो हमारी चीज़ें पहले से, मेरे को लगता है कि हमारा साइंस, चाहे आप खाने की बात करो तो पूरे वर्ल्ड में आपको कभी भी जो है खाने के ऊपर कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा। हमारे खाने के ऊपर है, पूरा जो है मेडिकल साइंस के ऊपर है। तो जो हमने चीज़ें पहले डेवलप करी, क्योंकि ये सबसे, मेरे ख्याल सबसे ओल्डेस्ट अगर बात करें तो ओल्डेस्ट सभ्यता हमारी है, उसको हमने खोया, चाहे वो मुगल्स का वो शासन रहा या अंग्रेज़ों का रहा, या लोग हमारे से डरते थे कि भाई ये कहीं आगे ना निकल जाए। तो उस चीज़ को जो है हम दोबारा से अगर जाके वर्ल्ड के सामने करें, और धीरे धीरे हो रहा है, स्पेशली जब से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे जो आए हैं, तो एक प्राउड मूवमेंट बीइंग ए इंडियन, जो हमारे कंधे बाले जाके झुके रहते थे कि हम हिंदुस्तान से आए हैं, तो उसको हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि वी आर इंडियंस। तो वो एक चीज़ जो चेंज करी है अपने ऊपर बिलीव करने की। पहले हम कहते हैं हम केवल नकल कर सकते हैं, इनोवेशन नहीं कर सकते, वो चीज़ें चेंज हुई है। तो ये अप्रोच जो है इंडिया की, अगर हम बाहर जाके बता रहे हैं और सक्सेसफुली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको प्रोजेक्ट किया, तो एज ए सिटीजन हम भी जब भी कभी बाहर जाते हैं तो इसको जरूर प्रोजेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को कहते हैं इंडिया आओ, बहुत सारे लोग 20 साल से इंडिया आए ही नहीं, अभी भी वो सांप बिच्छू के फोटो चल रहे हैं वहाँ पर। जो है कनाडा में कॉन्फ्रेंस थी जो है आज से 7-8-10 साल पहले, वो हमसे बात करने लगे मॉल कैसे बन रहे हैं, 25 स्टोरी बिल्डिंग है, वो आए ही नहीं कभी इंडिया। मैंने कहा भाई आओ इंडिया, जो इंडिया वो जो है केवल जो है वो जंगल सफारी है, उसका देश नहीं है। यहाँ 140 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। तो इमेज चेंज हुई है पिछले 14 साल में, वो ज़्यादा चेंज हुई है। हम वोकल हुए, हम अपने आप को बता रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं जो है। और जब चाहे आप स्पेस की बात करें, चाहे जो डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो सब चीज़ों में पूरा ब्रांड इंडिया जो है वो आगे आ रहा है। तो ये हमारे लिए जो है। व्हाट अबाउट ब्रांड नोएडा? ब्रांड नोएडा मैंने पहले भी अभी आपको बताया कि इसके अंदर पोटेंशियल, एबनॉर्मल पोटेंशियल है। और
क्योंकि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में तारीफ़ करता हूँ तो लोग वो कहते हैं, लेकिन इसके कुछ बेसिक्स जो मैंने पहले भी बताए कि वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट प्लान्ड सिटी जो है, सबसे पहले नोएडा बना, उसका एक मास्टर प्लान था, उसके बाद ग्रेटर नोएडा बना तो वो उससे ज़्यादा ग्रीन एंड सस्टेनेबल, मोर ओपन स्पेसेस, मोर पब्लिक, उसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे बना, वो उससे बहुत बड़ा है, अंदर की सेक्टर रोड 100 मीटर की रोड्स जो है आपको सेक्टर रोड्स मिलेंगी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ग्रीन एरिया टू एसटीपी टू इलेक्ट्रिसिटी, जो एक बेसिक चीज़ें चाहिए। सबसे बड़ा एग्जांपल, इस बारिश में लगभग 40-50 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई, नोएडा में कोई वाटर लॉगिंग नहीं हुई और गुड़गांव में जो है वो नाव चल गई जो है। तो ये एक जो है इस नोएडा ब्रांड को जो है, और यहाँ पर क्या है कि लीज होल्ड होने से कुछ भी अनऑथराइज नहीं हो सकता। दिल्ली आज 60-70% अनऑथराइज हो गई है, और दूसरी जगह जाके बात करें कि फ्री होल्ड लैंड होने से जो है, तो वो जो एक कंट्रोल्ड यहाँ पर एनवायरनमेंट है, उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के वजह से चीज़ें जो है वो अंडर द मॉनिटर ऑफ जो है फ्रेमवर्क, बाई लॉज के फ्रेमवर्क, लैंड यूज़ के फ्रेमवर्क के हो रही है। मेरे ख्याल वो इसको बिल्कुल अपार्ट जो है कर देगी। जो एक बड़ी बात थी कि भाई यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, ब्यूरोक्रेसी और जो है सिस्टमेटिक काम, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वो पिछले 7 साल में योगी गवर्नमेंट आने से जो है, योगी गवर्नमेंट और सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट होने से वो परसेप्शन भी चेंज हुआ है। तो मेरे ख्याल अगले एक बेस वक्त तैयार हो गया पिछले 7 साल में, अगले 5 साल जो है आई थिंक द मोस्ट शाइनिंग प्लेसेस नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और सबसे ज़्यादा यमुना, क्योंकि यमुना के पास लैंड है। अभी कुछ भी नया आना है तो वो यमुना जाना पड़ेगा उसको। तो ये तीनों शहर मेरे ख्याल इंडिया में जो है कम्पीट करेंगे हर चीज़ के अंदर। सर एक आखिरी बचा, ब्रांड गॉर्सन्स। देखिए, ब्रांड गॉर्सन्स तो जो आज तक हम करते आए हैं उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। एवरी डे इज़ ए न्यू फॉर मी, कि आज क्या नया सीखना है, जो है अपने पुराने जितना भी हमने काम किया उससे बेटर क्या कर सकते हैं, लोगों को क्या चीज़ें पसंद आई, लोगों की चीज़ें को ध्यान में रखते हुए समय के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से। अब एक जो नई जनरेशन आ गई है जो 95 या 2000 के बाद पैदा, उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, तो किस तरह से हम जो है एक बेटर प्रोडक्ट विथ कंट्रोल्ड कॉस्ट एंड टाइमली डिलीवर कर सकते हैं। तो ना केवल पहले पिछले 20 साल केवल हाउसिंग में फोकस रहा, हाउसिंग के साथ साथ अभी डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इस पे बहुत हम जो है गॉर्सन्स ध्यान दे रहे हैं। तो अभी हम ये गोल लेके चल रहे हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं उसको हम अल्टरनेटिवली रिन्यूएबल एनर्जी से इक्वल करें, ज़ीरो करें। तो उसमें पहला हमने करा 15 मेगावाट का, हमने जो है महोबा में प्लांट लगाया, सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो उससे हम जितने भी हमारे कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंदर है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं वहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ अगेन जो है वी गॉट ए लाइसेंस ऑफ 50 मेगावाट, उसको एक और लगा रहे हैं। तो फ्यूचर में डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ये दो चीज़ों को जो है बैलेंस करके एक अच्छा इंटरनेशनल फ्लेवर, जहाँ जो चीज़ें वहाँ पर अच्छी हैं और जो इंडिया में हमारी अच्छी हैं, दोनों को मिक्स करके एक बढ़िया लाइफस्टाइल इन रेजिडेंशियल, कमर्शियल, होटल्स, स्कूल्स, उसको डेवलप करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। नाउ सेकंड जनरेशन आल्सो जो है कम विद अस जो है, तो इसको और तेज़ी से, एंड सबसे जो चीज़ है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टाइम। नाउ स्टील स्ट्रक्चर, अभी एक बिल्डिंग हमने बनाई 36 वीक्स में 1 मिलियन स्क्वायर फीट जो है। तो लार्जर प्रोजेक्ट विद गुड क्वालिटी, वर्कमैनशिप एंड टाइम को रिड्यूस करें। टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। तो इसको इसी पे जो है एक फोकस रहेगा, और जो ब्रांड आज तक बना हुआ है इसको और न्यू हाइट्स के ऊपर कैसे लेके जाएं, लोगों के विश्वास पे और कैसे खरा उतरें, यही एक फोकस रहेगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। वी विल मीट यू अगेन, बिल्कुल बिल्कुल, एंड वी विल स्पीक मोर। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।